अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर में फ्यूचर एवियन एकेडमी से मैं ज़िशान हनीफ आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। लो बच्चों, चैप्टर हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हम तेज़ी से जो है कंटेंट्स अपने क्लियर करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चों टॉपिक्स ख़त्म होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आप लोगों पे ज़िम्मेदारी आती जा रही है कि आप लोग जो है ना इनको डेली बेसिस पे जो है एटलीस्ट इसको मेमोराइज़ करें, इसको याद करें और उसको लिखें। तो नेक्स्ट में हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह उसमें एक छोटा सा आप लोगों का क्विज़ भी होगा, एक छोटा सा आपको होम टास्क भी देंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ओवोजेनेसिस। ये पिछले वाले लेक्चर से लिंक है। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने वो पिछले वाला लेक्चर सुन लिया है जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। बेसिकली मेजर हेडिंग जो थी वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल था। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने दो किस्म की जेंडर बनाई हैं, दो सनफे बनाई हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल्स के अंदर स्पर्म सेल बनते हैं, फीमेल्स की बॉडीज में एग सेल्स बनते हैं। एग सेल्स और स्पर्म सेल्स जो हैं इनके बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस भी कहा जाता था। अगर हम अपने लास्ट वाले लेक्चर को 2 मिनट में रिकॉल करें तो उसमें एक हमने वर्ड पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ गीमेट, गीमेट्स की तैयारी। सिंथेसिस ऑफ द गीमेट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स का तैयार होना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म सेल्स का तैयार होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और एग सेल्स की प्रोडक्शन को, एग सेल की सिंथेसिस को ओवोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस को मैं एक सिंगल लाइन के अंदर डिफाइन करने लगा हूं। प्रोडक्शन ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन ओवरीज। ओवरीज के अंदर एग सेल्स का बनना, इस प्रोसेस को ओवोजेनेसिस बोलते हैं। ओवोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक फिनोमेना है जो फीमेल्स की बॉडीज में होता है। फीमेल्स की बॉडीज़ के जो गीमेट्स होते हैं उन्हें हम एग्स बोलते हैं। एग्स जिस स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर तैयार होते हैं, कुदरत ने उस स्पेशल ऑर्गन्स को, जिस स्पेशल ऑर्गन के अंदर एग्स तैयार होते हैं उन्हें ओवरीज कहते हैं, उन्हें ओवरीज कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर होता है, वैसे ही एग सेल का जो प्रोसेस है फीमेल्स की बॉडीज के अंदर ओवरीज में होता है। ओवरीज पेयर्स की सूरत में होती हैं, तादाद में 2 होती हैं। मैं यहाँ पर साथ साथ बोर्ड पे कोट करता जा रहा हूँ पॉइंट। ओवरीज जो हैं दे आर 2 इन नंबर्स। ओवरीज की तादाद 2 होती है। जनरल नॉलेज है ओवरीज की तादाद तो 2 है लेकिन फंक्शनल ओवरी एक ही होती है। सेकेंड ओवरी जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसी भी जानदार में एक्सेप्ट वन दैट इज ईगल, ईगल के अलावा तमाम के तमाम जितने भी मेमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनमें ओवरीज में से एक ही ओवरी फंक्शनल होती है। हालांकि ओवरी पेयर्स की सूरत में होती हैं और एट अ टाइम उनमें एक ही एग बनता है, एक्सेप्ट अ फ्यू, सिवाय चंद जानदारों के। मेल्स की बॉडी के अंदर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, इनमें स्पर्म्स होते हैं, उनकी तादाद मिलियंस होती है, जबकि फीमेल्स की बॉडीज में 2 ओवरीज हैं। ओवरीज में से एक ओवरी फंक्शनल है और उस एक ओवरी के अंदर भी एट अ टाइम एक ही एग बनता है, मोस्टली इन द केस ऑफ ह्यूमन। बाकी नॉन ह्यूमन जानदार जो हैं, जो मेमल्स हैं अदर देन ह्यूमन, उनमें एक से ज़्यादा एग्स भी बन सकते हैं। ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड ओवोगोनिया। ओवोगोनिया ओवरीज के अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं, 2n लिखा है मैंने इसके साथ। दी सेल्स दैट मेक द एग, दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एग, जो एग्स बनाने में हिस्सा लेते हैं, दीज आर कॉल्ड ओवोगोनिया। आई रिपीट, ओवरीज के सेल्स जो हैं उन्हें ओवोगोनिया कहते हैं। ओवोगोनिया में माइटोसिस की मदद से कुछ नए सेल्स बनते हैं। उन सेल्स को प्राइमरी ओवोसाइट्स कहा जाता है। ओवोगोनिया से जो नए सेल्स बनेंगे उन्हें हम प्राइमरी ओवोसाइट्स कहते हैं। चूंकि ये माइटोसिस की मदद से बनते हैं इसलिए ये भी डिप्लॉयड सेल होते हैं।
ओवोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स हैं, तो ओवोगोनिया में माइटोसिस होके जो नए सेल्स बनेंगे, चूंकि वो माइटोसिस से बने हैं और माइटोसिस में तो क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट जितनी रहती है, इसलिए जो नए सेल्स जो बनेंगे दे आर आल्सो डिप्लॉयड, वो भी डिप्लॉयड होंगे, जिन्हें प्राइमरी ओवोसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी ओवोसाइट्स में मीओसिस होती है, और मीओसिस जो है वो एक्चुअली एक डिवीजन नहीं है, दो कंसेक्टिव डिवीजन का नाम है, जिन्हें हम मीओसिस 1 और मीओसिस 2 बोलते हैं। प्राइमरी ओवोसाइट्स में मीओसिस का प्रोसेस होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अब सेल 2 टाइम डिवाइड होगा, जिसे हम मीओसिस 1 और मीओसिस 2 का नाम देंगे। प्राइमरी ओवोसाइट्स में जब मीओसिस 1 होगी तो मीओसिस 1 के नतीजे में जो नए सेल्स बनते हैं दो, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट्स। एक सेल को बोलते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट और दूसरे को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। मैं यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी को रेड कलर से शो कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह आपको भी बताते हैं। मीओसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। 9th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। मीओसिस का जो प्रोसेस है उसमें चूंकि एक सेल 2 टाइम डिवाइड होता है, 2 मरतबा डिवाइड होता है। बच्चों आप बिल्कुल ऐसे जैसे एक एप्पल लें और उसको 1 मरतबा छुरी से काटें, कितने पीस बन जाएंगे? 2। अब उन एप्पल्स को जुदा किए बगैर एंगल टेढ़ा करके फिर से छुरी से काटें, कितनी मरतबा आपने छुरी को इस्तेमाल किया है? 2। आपने 2 मरतबा सेब को काटा तो पीस कितने बन गए? 4। ऐसा ही है ना, 4 टुकड़े हो गए। तो मीओसिस में भी सेल 2 टाइम डिवाइड होगा तो कितने सेल्स बनेंगे एंड पे? 4 एग्स नहीं बन जाएंगे? लेकिन सर आपने तो अभी बोला है कि ओवोजेनेसिस के प्रोसेस में एक एग बनता है, ये तो 4 बन जाएंगे। फीमेल्स की बॉडीज में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो एट अ टाइम 4 एग्स को बना सके और 4 न्यू यंग वंस को बर्थ दे सके। इसीलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि जब प्राइमरी ओवोसाइट्स में मीओसिस होती है तो उससे सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और साथ फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी ज़ाया कर दी जाती है ताकि ये आगे एग बना ही ना सके, सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाएंगे। सेकेंडरी ओवोसाइट्स में अगेन सेकेंड मीओसिस होगी जिसे हम मीओसिस 2 कहेंगे। सेकेंडरी ओवोसाइट्स में एक सेकेंड वाली डिवीजन होगी जिसे हम मीओसिस 2 कहेंगे। मीओसिस 2 से बनेगा एग और सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी में फिर से रेड कलर से शो करने लगा हूं। सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी भी ज़ाया हो जाएगी। और जस्ट आपने देखा इस फ्लो चार्ट में एक ही एग बना है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है हमारी बुक में, 4 लाइंस का टॉपिक है जस्ट ये 5 लाइंस में लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन ओवोजेनेसिस। सबसे पहली बात, व्हाट इज ओवोजेनेसिस? ओवोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ एग इन ओवरीज ऑफ अ फीमेल। फीमेल्स की ओवरीज में एग्स का बनना, गैमीट्स का बनना, इसे ओवोजेनेसिस कहते हैं। ओवोजेनेसिस का प्रोसेस ओवरीज में होता है। ओवरीज तादाद में 2 होती हैं जो कि लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में मौजूद होती हैं, पेयर्स की सूरत में मौजूद होती हैं। ओवरीज के जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ओवोगोनिया। सेल्स ऑफ ओवरीज आर कॉल्ड ओवोगोनिया। ओवोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस। ओवोगोनिया में माइटोसिस होती है एंड दे प्रोड्यूस प्राइमरी ओवोसाइट्स। प्राइमरी ओवोसाइट्स आर आल्सो डिप्लॉयड बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ओवोगोनिया भी डिप्लॉयड है और जो प्राइमरी ओवोसाइट्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे क्योंकि वो माइटोसिस की मदद से बनते हैं। नाउ प्राइमरी ओवोसाइट्स अंडरगोज मीओसिस। अब प्राइमरी ओवोसाइट में मीओसिस होती है और चूंकि हम जानते हैं मीओसिस इज अ कंसेक्टिव 2 डिवीजन, ये 2 कंसेक्टिव डिवीजन का नाम है। इसलिए पहली मीओसिस जब होगी, फर्स्ट मीओसिस में सेकेंडरी ओवोसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी।
सेकेंडरी ओवोसाइट में मियोसिस 2 होगी तो एक एग और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी को अबॉर्ट कर दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट टेक पार्ट, दे डू नॉट टेक पार्ट इन एग प्रोडक्शन, वो एग प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। ये बच्चों एक टॉपिक है डिटेल नोट ऑन ओवोजेनेसिस, और इसके साथ ही एक फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में। 2 फ्लो चार्ट पैरेलल लिखे हुए हैं, पैरेलल बने हुए हैं। एक है ओवोजेनेसिस वाला और उसके साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस वाला है। स्पर्मेटोजेनेसिस का कल हमने फ्लो चार्ट डिस्कस कर लिया था, उसके साथ वाला जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट ये मैंने आज बनाया है, ये ओवोजेनेसिस का है। उम्मीद है कि सारे बच्चों को स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस समझ आ गया। ये तो था एक छोटा सा टॉपिक। असल बात की तरफ आते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फीमेल्स के अंदर एग्स बन चुके हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म सेल बन चुके हैं। अब एग और स्पर्म सेल जब तक मिलेंगे ही नहीं, जब तक मेल्स और फीमेल्स के गैमेट्स मिलेंगे ही नहीं, तो नया जानदार तो बन ही नहीं सकता। फर्स्ट डे जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने एक बात की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं, मेल्स और फीमेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्टनर्स हिस्सा लेते हैं, मेल्स और फीमेल्स। मेल्स के जो गैमेट्स हैं इन्हें स्पर्म सेल बोलते हैं, फीमेल के गैमेट्स जो हैं इन्हें एग सेल्स कहा जाता है। स्पर्म सेल और एग सेल दोनों आपस में मिलते हैं, यूनाइट करते हैं, फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से नया जाइगोट बनता है। उस जाइगोट की डेवलपमेंट होती है और वो एक न्यू यंग वन में, एक नए जानदार में तब्दील हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यूनियन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का ये मतलब हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनाइट कर जाना। यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन बोर्ड पे, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग टू मेक जाइगोट। एग और स्पर्म सेल का मिलकर जाइगोट बना देना, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ही नए जानदार बनते हैं। ये जो प्रोसेस है इसकी 2 टाइप्स हैं। हो सकता है स्पर्म सेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर लॉज किए जाए, इंजेक्ट किए जाए। अगर तो स्पर्म सेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएं, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो, इट विल बी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मोस्टली ये करैक्टर मेमल्स का है। अगर तो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी के बाहर आपस में फ्यूज करें, आपस में मिलें, दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैं यहाँ पर सामने टाइप्स लिखने लगा हूँ। फर्टिलाइजेशन की 2 टाइप्स हैं और टॉपिक के लास्ट में आप लोगों ने गेस करना है कि इनमें से ज़्यादा सिक्योर मेथड कौन सा है। एक फर्टिलाइजेशन मैंने बोली है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म सेल जो होते हैं वो फीमेल्स की बॉडीज जो हैं उसके अंदर लॉज कर दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं मैटिंग प्रोसेस से। मोस्टली ये वाला करैक्टर जो है मेमल्स का होता है। एग जो है फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एग की फर्टिलाइजेशन से एक न्यू यंग वन, एक नया जानदार उसकी बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद वो अपनी मदर की जिस्म से बाहर आ जाएगा। ये काम रैबिट्स के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, खरगोश के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। मेल खरगोश जो है, मेल रैबिट जो है, वो स्पर्म सेल जो है फीमेल रैबिट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स होते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स होते हैं, उन एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उन एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं जाइगोट में, जाइगोट से नया जानदार बनता है। जो खरगोश की मदर खाती है
जो फीमेल रैबिट खाती है उसकी कुछ खुराक, कुछ उसकी जो एनर्जी, कुछ खुराक जो है उसकी बॉडी के अंदर जो उसके यंग वंस हैं, उसके पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। उन एग्स की फर्टिलाइजेशन से नए यंग वंस बनते हैं जो अपनी मदर ही की बॉडी से फीड लेते हैं और 32 दिन के बाद 30 से 32 दिन, ये 30 से 32 दिन का जो ड्यूरेशन है फर्टिलाइजेशन के बाद का, इन 32 दिनों में वो जो न्यू यंग वन है वो अपनी मदर की बॉडी से फीड लेते हैं और जब 32 दिन गुजर जाते हैं, 30 से 32 दिन का गेस्टेशन पीरियड गुजर जाता है, उस गेस्टेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो जो फीमेल रैबिट है, जो मदर रैबिट है उनकी, वो अपने बच्चों को बर्थ दे देती है, अपने नए बच्चों को जन्म दे देती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर लॉज किए गए थे, उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे। इसमें जो है मदर की बॉडी बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। जो मदर खाती है उसकी खुराक का कुछ हिस्सा जो है वो उसके नए यंग वंस को, उसकी बच्चों को मिलता है, जो उसकी बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, नशोनुमा पा रहे होते हैं। जबकि कुछ फिशेस जो हैं उनमें जब उनका गेस्टेशन पीरियड आता है, उनमें जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, गेस्टेशन पीरियड कहना तो मुनासिब नहीं, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो फिशेस जो होती हैं और कुछ एम्फीबियंस भी ये काम करते हैं, वो अपने एग सेल्स पानी में डाल देते हैं। मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के करीब तो आते हैं, लेकिन स्पर्म सेल फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट नहीं किए जाते। मेल्स और फीमेल्स फिशेस जो हैं, इसी तरह मेल्स और फीमेल्स जो एम्फीबियंस हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें जो फीमेल एम्फीबियन या जो फीमेल फिश है जो कि एग देती है, जो अंडे देती है, और मेल फिश जो है वो अपने स्पर्म सेल जो है करीब करीब आकर पानी में डाल देते हैं। कुछ अंडों की फर्टिलाइजेशन होती है, कुछ की नहीं होती। मोस्टली फिशेस बच्चों हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट से मुराद ये है कि एक ही फिश जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन बहुत सी फिशेस के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उनकी जो जेंडर्स हैं वो अलग अलग होती हैं। मैं उन फिशेस की बात करता हूं जिनके सेक्सेस अलग-अलग हैं, जिनकी जेंडर्स अलग हैं। ब्रीडिंग सीजन में मेल और फीमेल फिशेस एक दूसरे के करीब आती हैं। फीमेल फिश अपने एग सेल और मेल फिश अपने स्पर्म सेल पानी में ही एंटर कर देती हैं, पानी में ही सेपरेट कर देती हैं। कुछ स्पर्म सेल और एग सेल पानी के बहाव की वजह से स्कैटर हो जाते हैं, आपस में मिल नहीं पाते, और बहुत से स्पर्म और एग सेल्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जिन स्पर्म सेल और एग सेल्स की आपस में फ्यूजन हो जाती है, जिन स्पर्म सेल और एग सेल की आपस में फ्यूजन हो जाती है, उनसे जाइगोट बन जाता है और उन जाइगोट से आगे एक न्यू फिश बन सकती है। ये जो तरीकाकार है ये इतना महफूज तरीका नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो एग्स बन रहे हैं, जो एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो सेव नहीं है। हो सकता है कि आसपास कोई और फिश वहाँ से गुजरे और उन एग्स को खा ले। जो एग्स हैं जो पानी के अंदर स्प्रेड हो गए, तो आसपास के जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, सम टाइम वो इनके एग्स को खा लेते हैं। ये वाला तरीकाकार इतना सिक्योर मेथड नहीं लग रहा। ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग्स जो हैं एक दूसरे की बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये एक नोट है, राइट अ डिटेल नोट ऑन फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन है क्या? यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग सेल्स का आपस में मिल जाना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गिमेट्स, स्पर्म सेल और एग सेल्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी आपस में मिलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गिमेट्स बॉडी के बाहर मिलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर सिक्योर, ये मैं आंसर भी खुद ही दे दिया है बातों बातों में। ये ज़्यादा सिक्योर मेथड है, जबकि
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी जो हैं इनके अंडों का शिकार कर सकते हैं। एक और बात, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकता है जानदार अपने नए बच्चों को जन्म दें, जैसे रैबिट ने किया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जानदारों के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो अपने बच्चों को जन्म दें या वो अंडे दें। परिंदे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन उनकी इंटरनल ही होती है, लेकिन मुर्गी बच्चे तो नहीं देती। क्या कोई मुर्गी बच्चे देती है? नहीं देती, अंडे देती है। फिर क्या करती मुर्गी? अंडे देने के बाद क्या करती? शोर मचाती, देखो मैंने अंडा दिया। नहीं, और क्या करती? मुर्गी जब अंडा देती है तो अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में वो उन अंडों के ऊपर 21 दिन के लिए बैठ जाती है, और उस 21 दिनों में वो अपने आसपास किसी को आने भी नहीं देती। वो 21 दिन मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ के क्या करती? उसके अंडों की फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है। 21 दिन वो मुर्गी अपने अंडों पे बैठती है, और उसके जो अंडों की जिनकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है उससे आगे एक नया चूज़ा बनता है, एक नया चिक बनता है 21 दिनों में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो अपने बच्चों को बर्थ दे दें या वो अंडा दे दें। दोनों इंटरनल प्रोसेस और दोनों के दोनों मेथड ज़्यादा सिक्योर हैं। ये बच्चों आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके हवाले से कोई भी किसी भी तरह का मसला है, कोई सवाल है, तो वो आप लोगों ने बताना है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक है राइट अ नोट ऑन ओवोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस पे नोट लिखें। दूसरा सवाल है डिटेल नोट ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पे नोट लिखें। या इसके अंदर ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ़र्क लिखें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ज़्यादा महफूज जानी जाती है। क्यों? उस पर बहस करें। तो ये बच्चों हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और साथ में 2 नोट बन सकते हैं। तो इस चैप्टर का इंशाल्लाह आखिरी वाला लेक्चर जो है वो एसटीडीज़ के ऊपर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर है, कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। वो हमारा इंशाल्लाह इस चैप्टर का आखिरी वाला और नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा। साथ हम उसके MCQ सोल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।